अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक एमसीक्यू है जो मैंने लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से मई 2023 का, तो ये भी काफ़ी रिसेंट है। इसमें उन्होंने पूछा है 65 ईयर ओल्ड वुमन विद अ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस एंड मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स रिपोर्ट 6 months of worsening heartburn and regurgitation. She also reports that during the past 4 months, she has had difficulty swallowing both solid and liquid foods and has lost 2.3 kg. She is currently taking omeprazole 20 mg daily. 5 years ago, she underwent mitral valve prolapse repair. On presentation, she has a heart rate of 80 per minute and blood pressure of 125 by 75 millimeter of mercury. Her physical examination is unremarkable. A barium swallow studies obtained which shows this डायग्राम। तो आप ये देखें, ये बैरियम स्वालो है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अच्छा देखिए इसमें हिस्ट्री है 65 ईयर ओल्ड या एल्डरली वोमन है, माइल्ड रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस उसको काफ़ी अरसे से था, मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स था, उसका रिपेयर हो चुका है। अब वो कह रही है कि 6 महीने से उसकी हार्ट बर्न बहुत वर्स हो गए हैं, रिगर्जिटेशन उसको होने लगी है और पास्ट 4 मंथ से उसको डिस्पेजिया शुरू हो गया है और बहुत सॉलिड और लिक्विड के लिए, और इतना ज़्यादा हो गया है कुछ खा ही नहीं पा रही होगी, तो वो 2.3 kg उसका वेट लॉस हो गया है। ओमिप्रोजोल वो ले रही है और एग्जामिनेशन में उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह नॉर्मल है और फिजिकल एग्जामिनेशन भी ठीक ठाक है। अब जाहिर बात है जो पेशेंट ऐसी कंप्लेंट करे कि उसको डिस्पेजिया हो रहा है तो बैरियम स्वालो करवाना चाहिए। ठीक है, बैरियम स्वालो उन्होंने करवाया तो उसमें इस तरह की नजर आ रहा है उसका एसोफेगस। अब देखें मतलब पीक शेप्ड उसका लोअर एंड एसोफेगस का हुआ है ना, बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड हुआ है। ठीक है, और ऊपर से एसोफेगस डायलेटेड है। तो अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन दिस पेशेंट केयर। क्या करेंगे? एक्लेजिया तो लग रहा है ना, तो हेलर मायोटोमी करेंगे। बी है सीटी ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। सी है अपर एंडोस्कोपी। डी है एट निफेडिपिन 10 mg डेली। ई है इंक्रीज ओमिप्रोजोल टू 20 mg ट्वाइस डेली। क्या करेंगे इसमें से? तो अब जाहिरी बात है कि अगर किसी को ऐसा बैरियम स्वालो करवाया और उसमें एक्लेजिया का आपको शुबा हुआ, जाहिर बात है कि नीचे से बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड है उसका स्फिंक्टर, ऊपर से एसोफेगस डायलेट हुआ है, तो एंडोस्कोपी करके तो कंफर्म करेंगे ना आपके मतलब किस वजह से आई है। ठीक है, सूडो एक्लेजिया भी हो सकता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है कि अपर एंडोस्कोपी आपने करनी है। की लर्निंग पॉइंट है बिफोर डायग्नोजिंग ऑफ और इनिशिएटिंग थेरेपी इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड एक्लेजिया, clinician must first rule out pseudoeclasia and other structural disease causing upper endoscopy। ठीक है, तो आप सब फिर ये करेंगे। डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया है, द फाइंडिंग ऑफ बर्ड्स बीक डिफॉर्मिटी एंड डायलेटेड एसोफेगस on the barium swallow study are indicative of diagnosis of eclasia. For newly diagnosed eclasia, pseudoeclasia and other structural diseases must be ruled out before confirming the diagnosis with manometry and initiating therapy, particularly if the patient is older, has a short duration of symptoms or has been losing weight. Especially अगर उसको weight loss भी हो रहा है जैसे इसमें हो रहा है, तो फिर तो आपने उसको कंफर्म तो करना है ना कि अगर एक्लेजिया ही है तो मैनोमीट्री करा के उसको आप कंफर्म करें ताकि प्रॉपर उसको आप ट्रीट कर सकें। Although esophageal manometry is the standard test for diagnosing eclasia, it cannot determine whether findings of aperistalsis and incomplete or failed relaxation of lower esophageal sphincter are due to eclasia or to pseudoeclasia. Therefore, the most appropriate step in the management is upper endoscopy. If the endoscopy identifies a mass, CT is necessary for staging. अब अगर कोई मास भी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो जाहिर है उसकी वजह से फिर हो रहा होगा, तो pseudoeclasia जिसे हम कहेंगे, तो फिर आपने वो ट्रीट करना होगा। When primary eclasia is the likely diagnosis, it should be confirmed with high resolution esophageal manometry. The therapy option include nifedipine, injection of botulinum toxin into the lower esophageal sphincter, pneumatic dilatation of lower esophageal sphincter और Haller's myotomy। Haller's ऑपरेशन होता है ना, इसका सर्जरी में पढ़ा था हमने जब सर्जरी पढ़ रहे थे उस जमाने में, लेकिन मैंने एक हेलर्स ऑपरेशन देखा है
हाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओ माय गॉड, पूरा मतलब ये कि मेजर सर्जरी खोल के फिर आपने उसको करना है, मायोटोमी करनी है, क्योंकि जो उसका जो प्लेक्सस होता है ना, जो इंटरनल प्लेक्सस हैं गट वॉल के, उसमें खराबी होती है। एंड इंक्रीज्ड ओमेप्रोजोल डज नॉट इम्प्रूव द एक्लेसिया। तो ओमेप्रोजोल से तो कुछ भी नहीं होगा, जाहिर बात है, उसको डायलेट करने की ज़रूरत है। उसको डायलेट करने के लिए या तो नेफिडिपिन दे दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसको आप दे के देख लें उससे कोई फ़ायदा हो रहेगा नहीं। फिर बोट्यूलिनम टॉक्सिन उसको पैरालाइज कर देगा तो वो ढीला हो जाएगा, यानी कि जो कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है एसोफेजियल स्फिंक्टर वो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है, या न्यूमैटिक डायलिटेशन भी कर सकते हैं उसकी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की, या फिर मेजर सर्जरी हेलर्स मायोटोमी या हेलर्स ऑपरेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो ओमेप्रोजोल से तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। और ये आपका हो गया। ठीक है, रेफरेंस इसका मैंने वही न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से लिया है, May 2, 2023 का। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मतलब अच्छे लग रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, और आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कुछ मुझे कमेंट करके बताएं। फीडबैक ज़रूर दिया करें, मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, और पिछले दिनों इंटरनेट आपको पता है चल नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे अपलोड करने के लिए भी। तो मेरा लास्ट जो मैंने किया था उसका शायद पार्ट 2 अभी रहता है, और मैंने ट्यूबरक्लोसिस का भी लॉन्ग केस मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन वो अभी बस अब नेक्स्ट जो आएगा ना वो ट्यूबरक्लोसिस को होगा। इससे पहले आप देख चुके होंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।